नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके विज्ञान के पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनकी तैयारी कैसी करनी है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, इसमें हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर है। पेपर में सबसे पहले हमसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 के मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, फेफड़ा, यकृत, वक्र या फिर अमाशय। सही उत्तर आपको बताना है वक्र, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। आपसे मनुष्य का सामान्य ताप पूछा है। 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 35 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 3 है जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड, कैंसर, टीबी या फिर मलेरिया। सही उत्तर आपको बताना है टाइफाइड। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी टाइफाइड है। प्रश्न नंबर 4 है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है। टाइट्रेशन, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर आपको बताना है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है। घड़ी की सुई की गति को क्या कहते हैं। वृत्तीय गति, सरल गति, असमान गति या फिर गति नहीं करती। उत्तर आपको बताना है वृत्तीय गति, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ये सभी प्रश्न आपके सही विकल्प वाले थे। इसके बाद पेपर में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान दिए जाएंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों के उत्तर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान में आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 6, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लाल रक्त या फिर आरसीबी आपको यहाँ पर लिखना है। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद है सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है विकिरण। इसके बाद अगला प्रश्न है घास में की प्रचुरता होती है, तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। प्रश्न नंबर 9 है लाल रक्त कोशिकाओं में नामक लाल रंग का वर्णक होता है। यहाँ पर आपको लिखना है हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 10 है परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक परागण के स्थानांतरण को कहा जाता है, तो परागण कहा जाता है। ये सभी आपके रिक्त स्थान थे। टोटल 5 नंबर के रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपके लिए आईएमपी है, इसलिए हर एक प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखकर याद अवश्य कर लें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। उत्तर आपको लिखना है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से। यहाँ पर आपको विटामिन सी के स्रोत बताने हैं। खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 13 है अम्ल किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए, आपको बताना है अम्ल किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे और नीले को किस में कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl नींबू का रस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों का वह तंत्र जो शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लें। यहाँ पर हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं।
साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 15 है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला लिखना है, नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं। नए पौधे हूबहू अपने जनक पौधों के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अपघटक किसे कहते हैं? वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। ये सभी प्रश्न हमने 2 नंबर वाले देखे थे। नंबर 11 से लेकर 16 तक आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे जो है लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आपको लिखना है, ऊष्मा का उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण किसे कहते हैं? उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाना। उच्च से कहाँ जाएगी? निम्न की ओर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जिस भी ऊष्मा का उच्च से निम्न की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है, वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण जब वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण क्या करता है? वायुमंडल में जितना प्रदूषण है वो वर्षा के जल में घुल जाता है। घुलने के बाद वो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 से स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर आपसे पूछे हैं। स्वपरागण आपको बताना है, परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परपरागण हवा, पानी या कीटों द्वारा दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर याद भी कराएंगे, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से समझें। कहीं डाउट रहे तो कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लें। अब प्रश्न नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई यूनिट से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ मापन की एक मानक प्रणाली है जो पूरी दुनिया में समान रूप से स्वीकार की जाती है ताकि गणनाओं में एक रूपता बनी रहे, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या होती है भाई? मान लीजिए आपने दुकान में 1 मीटर का कपड़ा लिया है। अब मान लीजिए आप 1 मीटर इतना नापते हैं, कोई दूसरा इतना नापता है, तो ये गड़बड़ी से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई है जिसमें क्या होता है, पूरी दुनिया का समान रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसमें जितनी भी एकरूपता बनी रहती है। जैसे लंबाई आपको नापना है, मात्रक का मीटर हमें दिया जाता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, वनों से प्राप्त 6 उत्पाद आपको बताने। वनों से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले लकड़ी, औषधि, गोंद, शहद, फल और मोम। ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? वनों से मिलती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर आपको लिखना है, जल उपचार के दौरान टंकियों के तल में जमा होने वाले ठोस अपशिष्ट को आपंक कहते हैं। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 23 में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 23 से लेकर 26 तक आपसे जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं कि आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आपको लिखना है, फलों के पकने पर उनके स्वाद, गंध और रासायनिक गुणों में स्थायी बदलाव आ जाता है। पके हुए फल से दोबारा कच्चा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? उसके गुणों में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जिनके रासायनिक गुणों में स्थायी बदलाव होता है। स्थायी बदलाव का मतलब कि एक बार बदलाव हो गया लेकिन वापस बदलाव नहीं होगा। जैसे दूध से आपने दही बना लिया लेकिन फिर वापस आप दही से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार फलों का पकना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पके हुए फल को हम वापस, जो फल कच्चा है उसे हम पका सकते हैं लेकिन पके हुए को वापस हम कच्चा नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 से वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपसे पूछा है। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है, अतः इसमें CO2 और जल बनता है। 3 अंतर याद रखना। पहला क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा निकलती है और CO2
और जल बनता है। अब अवायवी में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कम ऊर्जा निकलती है, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनते हैं। पहले अंतर में क्या याद रखोगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरे में अनुपस्थिति। इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है तो इसमें कम निकलेगी। इसका उदाहरण CO2 और जल याद रखना है। इसका उदाहरण आपको अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे हैं। प्रश्न नंबर 25 है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में किया जा सकता है? तो क्या हम विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के प्लास्टिक को उठाने में कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, स्टील को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो चुंबक होती है वो कभी भी प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, वो केवल लोहा और स्टील को ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए हम चुंबक का उपयोग प्लास्टिक के कचरे उठाने में नहीं कर सकते। प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए उसे चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 26 है, जिसमें आपसे पूछा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रगति। यहाँ पर आपको लिखना है, प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर आकार का और पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रश्न नंबर बी यहाँ पर आपसे पूछा है। प्रश्न नंबर 26 में आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर दूसरा है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? आपने देखा होगा एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उस पर एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब आगे चल रहे वाहन का चालक अपने पीछे देखने वाले दर्पण में देखे तो एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई दे और वहाँ तुरंत रास्ता दे सके। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये कोई गाड़ी आगे चल रही है और एक गाड़ी एम्बुलेंस की यहाँ पर पीछे आ रही है। जब इसके कांच में वो एम्बुलेंस लिखा हुआ देखेगा तो यहाँ पर जो उल्टा शब्द है वो यहाँ सीधा बनेगा। इसीलिए जो है एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।